बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ है। तो निहायत हलवा टॉपिक है। जस्ट 2-3 पॉइंट्स अगर आपके इसके क्लियर हो गए तो बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो इस टॉपिक में हम करेंगे क्या, इस लेक्चर में हम करेंगे क्या? देखिए, ये टॉपिक डिस्कस करता है कि कोई मटेरियल है वो कितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, वो हम कैसे मालूम करें। क्योंकि इंजीनियर भी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो देखते हैं कि जो वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो मुख्तलिफ मटेरियल वो यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी मेटेलिक वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे कि कितनी है, और उसमें जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन किस तरह से उसमें प्रोड्यूस होती है, उसमें डीफॉर्मेशन किस तरह से आती है। तो जो पॉइंट्स आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, प्लास्टिसिटी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, डक्टाइल सब्सटेंसेस और ब्रिटल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है टेंसाइल टेस्ट है कि इससे हम किसी वायर की, मेटेलिक वायर की लेंथ में चेंज लाकर हम देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और वो कितनी स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है। ठीक हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एक वायर लेंगे, मेटेलिक वायर, ठीक है, उसमें कुछ स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उससे स्ट्रेन वगैरह आएगी, और वो हम ग्राफ के जरिए से क्या करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन। आपकी बुक पे एक पिक्चर बनी हुई है इसी टॉपिक के साइड पर, ठीक है, मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन की। तो वही हम यूज करते हैं टेंसाइल टेस्ट करने के लिए। अब उसमें होता क्या है, उसमें ये 2 जॉज लगे होते हैं, पूरी मशीन नहीं हमने बनाई, उसके जस्ट ये कोई 2 जॉज ले लिए हैं, और उन 2 जॉज के अंदर ये एक मेटेलिक रॉड हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये मेटेलिक रॉड फिक्स कर देते हैं, और ये जो जॉज हैं ये ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम एक कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो इस मशीन के साथ ही अटैच होती हैं, उसके जरिए से हम इन जॉज को ऐसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, ये जॉ और ये जॉ, और हम क्या करेंगे कि इस पे अब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्ट्रेस किस तरह से अप्लाई करेंगे कि हम इस जॉ को ऐसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, इस जॉ को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से इस मेटेलिक रॉड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। मेटेलिक रॉड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, मतलब इसकी लेंथ में चेंज आ जाता है। यानी कि जब मैंने इस पे ऐसे स्ट्रेस अप्लाई की तो इसकी लेंथ में चेंज आया, यानी इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। ऐसा ही है, तो वही स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज हमने नोट करनी है और देखना है कि कितनी स्ट्रेस अप्लाई करने से कितनी स्ट्रेन आई है, यही हमें बताएंगे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। और वो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज हैं उनको हम एक ग्राफ पे शो कर देते हैं। ठीक है, अब ग्राफ किस 2 क्वांटिटीज के दरमियान है, एक स्ट्रेन और स्ट्रेस के दरमियान। एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्रेन ली जिसको हम एप्सिलॉन से शो करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल होता है। वाई एक्सिस पे स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं। तो अब हम देखने लगे हैं कि स्ट्रेस अप्लाई करने से कितनी इस रॉड में स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, और वो सारी वैल्यूज को हम ग्राफिकली शो करेंगे। ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, ये उस रॉड की ओरिजिनल लेंथ है, यानी जब अभी कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं हुई, कोई जॉज मूव नहीं किए, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ग्राफ क्या है, यहां पर है, इस पॉइंट पर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस जॉग ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेस मूव कराना है। ठीक है, जिसकी वजह से इस जो मेटेलिक रॉड है इस पर स्ट्रेस अप्लाई होगी और उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये ब्लू कलर की छोटी छोटी लाइन नजर आ रही होंगी, यानी इतनी लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, मान लें कि मैंने इस पे 1 सिग्मा स्ट्रेस अप्लाई की। ठीक है, जिसकी वजह से तकरीबन 1 एप्सिलॉन इतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। 1 एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन से हम शो करते हैं स्ट्रेन को, तो 1 एप्सिलॉन तक जो हमारे पास है इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। अब इसको मैंने ग्राफ पे शो करना है। अब यहां पे देखिए, आपको नजर आ रहा होगा जितनी मैंने स्ट्रेस अप्लाई की है उतनी ही स्ट्रेन आई है। 1 सिग्मा स्ट्रेस अप्लाई की, 1 एप्सिलॉन स्ट्रेन आई। जितनी स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं उतनी ही स्ट्रेन आ रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने इतनी स्ट्रेस अप्लाई की और उसमें इतनी स्ट्रेन आ गई। ठीक है, 1 एप्सिलॉन तक। ठीक है, 1 सिग्मा मैंने इस पे स्ट्रेस अप्लाई की। तो ये अभी अगर हम इस जॉ से इसको ऐसे छोड़ दें
इस जॉ को ऐसे छोड़ दें तो ये जो रॉड है ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि इलास्टिसिटी अभी है। रॉड को ऐसे खींचा, ऊपर थोड़ा हो गया, जब छोड़ा वापस इनिशियल पोजीशन पर आ गया। इसलिए यहां पर अभी क्या आई है, स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, कि यहां से अगर मैं इस पर स्ट्रेस हटा दूं, ऐसे मैंने इसको खींचा हुआ है ना, स्ट्रेस अगर हटा दूं तो ये इनिशियल पोजीशन पर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से इस पे जो स्ट्रेस है उसको डबल किया, 2 सिग्मा कर दिया। जब 2 सिग्मा कर दिया तो मैंने देखा कि इसमें ये जो लेंथ है ये इसकी और इंक्रीज हुई, यानी इसमें स्ट्रेन 2 एप्सिलॉन तक प्रोड्यूस हुई। ठीक है, 1 एप्सिलॉन इतना, 2 एप्सिलॉन इतना। ठीक हो गया, तो अभी भी मैंने देखा कि जितनी मैंने स्ट्रेस अप्लाई की है उतनी ही स्ट्रेन आई है। ठीक हो गया, यानी कि इस पॉइंट पर अब हम ले आते हैं आपको। ठीक है, इस पॉइंट पर तो 2 सिग्मा अप्लाई की स्ट्रेस, तो 2 एप्सिलॉन उसमें स्ट्रेन आई। अभी भी ये क्या है, अभी भी इलास्टिसिटी इसमें है। यानी कि अब अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं, यानी ये है ना जॉस, जैसे मैंने इसको स्ट्रेस अप्लाई की, इसकी लेंथ इतनी इंक्रीज होगी। अब अगर मैं इसको जॉस ऐसे रिमूव कर दूं तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर चला जाएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो यहां से छोड़ूंगा फिर अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा। यानी अभी भी ये क्या है, स्ट्रेस जितनी प्रोड्यूस हो रही है, हम अप्लाई कर रहे हैं उतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि ये जो रीजन है, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है स्ट्रेट लाइन, ये हमें बता रही है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्ट्रेन के। यही तो हमें हुक्स लॉ कहता है कि जितनी मैं अब स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं उतनी ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हो गया, तो ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट है इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम सिग्मा पी से शो करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल का मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस और स्ट्रेन, जितनी स्ट्रेस में बढ़ाऊंगा उतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी। और यहां से लेकर यहां तक जो रीजन है ये भी इलास्टिसिटी के अंदर ही है। अगर यहां से मैं स्ट्रेस रिमूव कर दूं तो जो हमारे पास है ये मेटल का रॉड है ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं स्ट्रेस को और इंक्रीज करूं, तो मैंने स्ट्रेस को कर दिया 3 सिग्मा। जब मैंने 3 सिग्मा किया, इससे भी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई की, तो मैंने नोट किया कि अब जो ये स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है, अब ये 3 एप्सिलॉन प्रोड्यूस नहीं हुई, यानी जितनी स्ट्रेस अप्लाई की उतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हुई। अब ये 4 एप्सिलॉन हुई। ये ब्लू कलर में आपने देख लें, सिर्फ ब्लू कलर वाली को देख लें। यानी कि अब ये 3 सिग्मा मैंने अप्लाई की, 4 एप्सिलॉन है इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। यानी कि स्ट्रेस जितनी मैंने अब अप्लाई की है उतनी स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस नहीं हुई। इसी वजह से ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाने की बजाय ऐसे डेविएट कर गया। एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन बढ़ रही है ना, मतलब कि स्ट्रेन जो है वो ज्यादा अब इंक्रीज हुई, अपनी पहले वाली लिमिट से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। ठीक हो गया। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। यानी कि इस पॉइंट मैंने स्ट्रेस 3 सिग्मा अप्लाई की, लेकिन जो स्ट्रेन है वो 4 एप्सिलॉन आई, ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो इस पॉइंट को बी पॉइंट का हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि अगर यहां से अब मैं इसको छोड़ूं, अगर यहां से मैं इसको छोड़ूं तो दोबारा ये अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा, लेकिन ये हद है। अब इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस अप्लाई की तो काम गड़बड़ हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करें तो काम ठीक है। जब हम उसको ऐसे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, जब हम उसको छोड़ेंगे तो दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। यानी अभी तो रॉड जो है वो इनकी मानता जा रहा है कि भाई अप्लाई कर लो जितनी स्ट्रेस अप्लाई करनी है। ठीक है, और जब छोड़ोगे मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आगे जाकर वो इनकी नहीं मानेगा। तो देखिए ये जो पॉइंट होता है इसी को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट, इसी को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। कि मैक्सिमम मटेरियल जो है इलास्टिसिटी के अंदर रहते हुए जितनी वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, इलास्टिक में इतनी स्ट्रेस मैं बर्दाश्त कर सकता हूं भाई, इतनी स्ट्रेस मुझ में अप्लाई करोगे तो मैं ओके हूं। अब मुझे अगर छोड़ोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं अप्लाई करनी। ठीक हो गया। तो यील्ड पॉइंट है, कोशिश करें कि आपको लास्ट में इन सब की डेफिनेशन भी लिखा दें कि प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, यील्ड पॉइंट क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, ब्रिटल सब्सटेंसेस, डक्टाइल सब्सटेंसेस, कोशिश करें कि इनकी आपको डेफिनेशन लिखवा दें।
तो फिलहाल यील्ड पॉइंट क्या है कि मटेरियल मैक्सिमम जहां तक स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है इलास्टिसिटी के रीजन के अंदर रहते हुए, यहां तक बर्दाश्त करेगा कि यहां तक आके स्ट्रेस को मैंने रिमूव कर दी तो ये वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि स्ट्रेस को और ज्यादा इंक्रीज किया, मैंने स्ट्रेस को और ज्यादा इंक्रीज किया तो जो हमारे पास स्ट्रेन है वो भी इंक्रीज हो गई, वो भी क्या हुई और ज्यादा इंक्रीज हुई। मतलब स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन, शक्ल में बिगाड़। तो उसकी जो स्ट्रेन है, ठीक है, शेप में, लेंथ में या वॉल्यूम में किसी में भी चेंज, यहां पर हम लेंथ का चेंज देख रहे हैं, तो उसकी जो स्ट्रेन है वो और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन यहां पर हमने देखा कि अब अगर मैं यहां से स्ट्रेस को रिमूव करता हूं तो जो मटेरियल है, जो मेटेलिक रॉड है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस कोई नहीं गया, इनिशियल पोजीशन पे वापस से कोई नहीं किया, यानी कि इस पॉइंट पर आके उसकी इलास्टिसिटी खत्म। क्योंकि यहां पर इस पॉइंट को मैंने क्या दें, इलास्टिक लिमिट, अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो फिर जो है वो जो मेटेलिक रॉड है वो अपनी वापस पोजीशन पर नहीं आएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे रीजन को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये जो रेड कलर में प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी मतलब कि अगर अब मैं मतलब ऐसी स्टेज पहुंचाइए कि अब अगर मैं स्ट्रेस को रिमूव करूं तो जो सिस्टम है, जो हमारे पास मेटेलिक रॉड है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस टर्म को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, कि जब मैं इतनी स्ट्रेस अप्लाई कर दूं कि उसको जब मैं रिमूव करूं तो वो जो मेटल है, वो जो मटेरियल है, वो अपनी पोजीशन को रीगेन ना कर सके। अब आपको इसकी बड़ी मजे की एग्जांपल देते हैं। जैसे बॉल पॉइंट होता है, बॉल पॉइंट का आपने क्या करना है, उसमें से स्प्रिंग निकालना है। अब स्प्रिंग को आप थोड़ा सा खींचेंगे वापस आ जाएगा, थोड़ा और ज्यादा खींचेंगे फिर भी वापस आ जाएगा, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर है। लेकिन एक खास हद से जब उसको ज्यादा खींचेंगे तो फिर वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर वो वापस नहीं आएगा। कभी प्रैक्टिकल करके देखना है, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा वापस आ गया, थोड़ा और खींचा फिर भी वापस आ गया, लेकिन अगर उससे ज्यादा खींचा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। ये जो उसकी कंडीशन है परमानेंट डिफॉर्मेशन वाली, इस टर्म को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, कि जिसमें जो हमारे पास मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं करता। वहां पर स्ट्रेस अप्लाई करके वहां पर अगर छोड़ देंगे तो वहीं पर रुक जाएगा, वापस नहीं जाएगा। ठीक हो गया। तो बी से सीधा का रीजन ये क्या है, ये हमारे पास प्लास्टिसिटी है। बी वाला पॉइंट इलास्टिक लिमिट के हद है। अब इससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई की तो इलास्टिसिटी वाला बिहेवियर खत्म, अब उसने वापस कोई नहीं आना। ठीक है, तो अब कौन सा ये शुरू है, अब ये प्लास्टिसिटी शुरू हो गया। ठीक है, कि जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा। अच्छा, अब सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट है हमारे पास इलास्टिक लिमिट भी हो गया, यील्ड पॉइंट भी हो गया, प्लास्टिसिटी भी हो गया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, तो सी पॉइंट है हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इसको मैं कोशिश करता हूं कि किसी और कलर से बनाएं। ठीक है, ये जो सी पॉइंट है, कुछ ज्यादा ही गांध माच गया है, ये क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यूटीएस इसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसको हम शो करते हैं सिग्मा एम से। ठीक है, सिग्मा एम से हम इसको शो करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए वर्ड से शो हो रहा है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है। इसका मतलब है कि यहां तक जब आप इस पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो मटेरियल मान रहा है आपकी। ठीक है, यहां पे उसने थोड़ी सी नाराजगी दिखाई है लेकिन अभी भी मान रहा है। अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ये तो भाई आखिरी इंतहा है ना। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है कि इससे ज्यादा अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये जो मेटेलिक रॉड है ये टूटना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो टूट नहीं था रहा, लेकिन अब क्या होगा, अब ये टूटना शुरू कर देगा। प्लास्टिसिटी के बाद अब ये क्या करेगा, टूटना शुरू हो जाएगा। किस पॉइंट पर, सी पॉइंट से आगे आगे। ठीक हो गया, यानी अब अगर मैं इस पे स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, कुछ
इस तरह का, ठीक है। यानी अब क्या होगा, यहां से ये रॉड से पतला सा होना लाग पड़ेगा और टूटने लाग पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये क्या पॉइंट आएगा, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के बाद वाला पॉइंट है, ठीक है। सी पॉइंट से ये शुरू हो जाएगा, सी पॉइंट से आगे अगर हमने स्ट्रेस लेके तो ये टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब डी पॉइंट पर आके क्या होगा, डी पॉइंट पर आके ये टूट जाएगा। इसको हम सिग्मा एफ से शो करते हैं, उसको हम फ्रैक्चर स्ट्रेस कहते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेस। यानी कि डी पॉइंट पर आकर अगर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने टर्म लाजमी याद रखनी है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस तक अभी हमारा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कि देखिए जब तक ए पॉइंट तक गया तो इलास्टिसिटी वाला बिहेवियर है, यहां से छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन से प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के यहां तक प्रोपोर्शन रहेंगे, जितनी स्ट्रेस बढ़ेगी उतनी ही स्ट्रेन भी बढ़ेगी। लेकिन ए से बी तक का जो रीजन है, यहां तक भी बी तक भी पहुंचेगा तब भी वापस आ जाएगा। लेकिन ए से बी तक का जो रीजन है, इसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहेगा। यानी कि जितनी स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं उतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि उससे ज्यादा होगी। ए से यहां से लेकर ए तक, यहां तो जितनी स्ट्रेस अप्लाई कर रही है उतनी स्ट्रेन हो रही है। लेकिन ए से बी वाला रीजन ऐसा रीजन है कि जहां पर मैं स्ट्रेस इंक्रीज करूंगा तो स्ट्रेन उससे ज्यादा इंक्रीज होगी। स्ट्रेस 3 सिग्मा की, लेकिन स्ट्रेन 4 एप्सिलॉन हुई। पहले तो 1 1 2 2, लेकिन ए से बी रीजन में 3 4 हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा डेविएट कर देगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं रहेगा। अब बी से सी, बी हमारा पॉइंट कौन सा है, यील्ड पॉइंट, ठीक है। इसको हम इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। और इस पॉइंट से नीचे नीचे जो स्ट्रेस लगे उसको हम यील्ड स्ट्रेस कहते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी वाला फैक्टर रहता है, ठीक है। उसको हम यील्ड स्ट्रेस भी कहते हैं। तो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक ये प्लास्टिसिटी वाला रीजन है। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि बस यहां तक अगर हम स्ट्रेस लगाएंगे तो मटेरियल वापस आ जाएगा। इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस लगाई तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं करेगा, ठीक है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसी टर्म को, ऐसे रीजन को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। अब सी पॉइंट पर क्या होगा, सी पॉइंट हमारे पास आता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, कि यहां तक तो वो बर्दाश्त कर सकता है स्ट्रेस, आप उसको ऐसे ऊपर खींचते जाएं, बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएगा, इस रीजन में टूटना शुरू हो जाएगा। और अप्लाई करते कि डी पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जाकर वो टूट जाएगा, ठीक है। फ्रैक्चर स्ट्रेस हम इस पॉइंट को कहते हैं, सिग्मा एफ से शो करते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज इसमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट टर्म इसमें देखते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब देखिए डक्टाइल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनमें ये प्लास्टिसिटी वाला रीजन आता है, यानी मटेरियल टूटने से पहले परमानेंटली डिफॉर्म होता है। यानी कि हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो ये इलास्टिसिटी आई, वापस आ गया। लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रेस आएगी तो प्लास्टिसिटी आई, अब ये वापस नहीं आया। तो जिसमें ये प्लास्टिसिटी वाला फैक्टर आए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जिसमें आए, तो वो सब्सटेंसेस हम कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस। इससे नेक्स्ट जो आप ब्रिटल सब्सटेंसेस जब हम देखेंगे तो इसकी और ज्यादा समझ आएगी, इस पर हम वापस आएंगे। तो डक्टाइल सब्सटेंसेस जिनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला फैक्टर आता है, यानी वो टूटने से पहले एक बार परमानेंटली डिफॉर्म लाजमी होते हैं, ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल क्या है, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या है, ये डक्टाइल सब्सटेंसेस है, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देखिए ब्रिटल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनमें प्लास्टिसिटी वाला रीजन नहीं होता, यानी इनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आती। इनमें हम क्या करते हैं कि ऐसे इसको स्ट्रेस अप्लाई की, थोड़ी सी स्ट्रेस अप्लाई की, छोड़ेंगे वापस चला जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई की तो टूट जाएगा, यानी कि प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल है ग्लास जैसे होता है, कुछ शीशा आप बड़ा सा ले रहे, अब शीशे को आप क्या करें, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करें तो उसमें थोड़ी सी लचक सी होती है। थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करेंगे, थोड़ी सी लचक होगी, जब छोड़ेंगे वापस चला जाएगा। लेकिन क्या शीशे में कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि जब मैं उसको ऐसे टिल्ट करूं और मैं छोड़ूं तो शीशा वापस ना जाए? ऐसा पॉइंट उसमें नहीं आता, ऐसा पॉइंट नहीं आता। तो ग्लास में क्या होता है कि जब मैं उसको थोड़ी सी स्ट्रेस अप्लाई करता हूं तो इलास्टिसिटी वाला आता है, जब छोड़ूंगा तो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई की तो टूट जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला उसमें फैक्टर नहीं आता। ये नहीं होता कि शीशे को मैंने ऐसे उसको टिल्ट कर दिया और जब छोड़ा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं गया,
ये वाला फैक्टर नहीं उसमें आता भाई। या तो उसमें ये वाला रीजन रहेगा, ये वाला रीजन, ठीक है, कि मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया और वापस चला गया, लेकिन जैसे ही इस रीजन से क्रॉस होगा, ऐसे टिल्ट किया वापस चला गया, उससे ज्यादा किया तो टूट जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं उसमें आएगी। ठीक हो गया। तो ऐसे जो हमारे पास ब्रिटल सब्सटेंसेस हैं उनके लिए ग्राफ किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। यहां पर स्ट्रेन, यहां पर स्ट्रेस, और कुछ इस तरह का ए पॉइंट, यहां पर ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। अब बी से सी वाला नहीं आएगा, डायरेक्ट डी आ जाएगा ये चीज, और टूट जाएगा। यानी बी से सी वाला उसमें से स्किप हो जाता है, बी से डायरेक्ट आगे शीशा टूटने लग पड़ेगा। बी से अगर ज्यादा फोर्स स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, 20 पॉइंट पर अगर ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इससे ज्यादा, तो टूट जाएगा। ठीक हो गया। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला नहीं होता। तो आई थिंक अभी आपको समझ आ गया होगा कि डक्टाइल सब्सटेंसेस और ब्रिटल सब्सटेंसेस में क्या फर्क होता है। तो डक्टाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि जिनमें प्लास्टिसिटी वाला रीजन आता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आती है। ब्रिटल सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आती, बल्कि वो इलास्टिक लिमिट के बाद ही अगर स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो टूट जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।